हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा ठीक हो आप सब लोग? जल्दी से कंफर्मेशन दीजिए सो दैट वी मे स्टार्ट आवर लेक्चर। ओके, थैंक यू बेटा। जी बेटे, हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हुआ। एमसीक्यूज स्टार्ट लेते हैं। निकालिएगा आप लोग अपनी बुक्स में चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज। कुछ मैं आपसे डिस्कस करूंगी। हाफिज, हामिद, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? वेट। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम मैम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। मैम जी, हमने जो ट्रायल बैलेंस लास्ट में क्वेश्चन किया था मैम, इसमें मैंने पूछना ये था कि रिफंडेबल और रिटर्न और अनयूज्ड, मैम इन तीनों वर्ड्स में कोई फ़र्क है या इन तीनों के एक्शंस में कोई फ़र्क है बिल्कुल ट्रायल बैलेंस रिफंडेबल। में? रिफंडेबल का मतलब है जो चीज आपको वापस मिल जानी है, वो पैसे जो आपको वापस मिल जाने वो रिफंडेबल है। और क्या? तो मैम रिटर्न और अनयूज्ड। रिटर्न का मतलब होता है ये परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न है, मतलब कोई चीज आपको वापस मिल गई हुई है। और ये हो गया अनयूज्ड। रिफंड। अनयूज्ड आपका क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे आइटम जो आपने खरीदे हैं लेकिन अभी यूज नहीं हुए, स्टॉक में पड़े हैं। लेकिन मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ तीनों का इफेक्ट तो मैम सेम आ रहा है। हाँ, वो तो सेम आएगा क्योंकि जो चीज इन सबसे बेनिफिट अभी लेना है हमें। मैम लेकिन इनके नाम के सिर्फ फर्क हाँ, उससे बेटे फर्क पड़ जाता है ना है, रिफंड। इफेक्ट तो सबके सेम है इनके। देखो एसेट्स, सब एसेट्स के इफेक्ट सेम होते हैं, चाहे वो करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट। एक लंबी चौड़ी सी उनकी लिस्ट है। इफेक्ट सबके सेम होंगे, क्लास सबकी सेम है, लेकिन सबको हमने बाय नेम अलग अलग आइडेंटिफाई करना होता है। यस मैम। और मैम जो ऑन क्रेडिट है वो तो हमारा क्योंकि हम उस पर रिसीवेबल उसे अभी रिसीव करना वो हमारा एसेट हो जाएगा। हाँ और मैम जी। जो हम सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं वो हमारा रेवेन्यू होगा, हाँ, जो सर्विसेज हम वो रेंडर क्रेडिट कर हो रहे हैं जाएगा। उसके अंगेज में जो हमें फीस मिल रही है, जो पैसे कस्टमर से मिलते हैं, चाहे आप सर्विसेज जी। रेंडर करके पैसे ले लें या गुड सेल करके पैसे ले लें, जो पैसे हमें आ रहे हैं वो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मैम एक क्वेश्चन ये भी था कि जो आपने ट्रायल बैलेंस में किया ना, जो बैंक चार्जेस, हाँ जी। मैम जो फर्स्ट वाला जो उन्होंने पेमेंट हमने की है वो मैम जो 10 की है हमने, हाँ मैम जी। उसको तो आपने डेबिट कर दिया है। हाँ और मैम जी। उसके बाद जो बैंक चार्जेस हमने जो और 5,000 जो हमने दिया है उसको आपने क्रेडिट कर दिया है। मैम इसका जरा बता दीजिएगा, बैंक चार्जेस दोनों क्योंकि वो एक्सपेंस हैं। क्योंकि बेटे बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस, और वो एक्सपेंस जून का जुलाई में पे करना है, जून तक वो पे नहीं हुआ। जून के एंड में वो पेएबल है, इसलिए उसको मैंने पे, दूसरा इफेक्ट उसका पेएबल में डाल दिया, लाइबिलिटी में डाल दिया। बुक में वो अच्छा क्या कर ठीक रहा है, है। मेरा ख्याल है वो बैंक के अकाउंट में से माइनस कर रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा है। इसका मतलब वो जून का एक्सपेंस भी बुक कर रहा है और सपोज कर रहा है कि जून का जून में पे हो गया। अगर जून का जून में पे हो जाता तो वो ये स्टेटमेंट ना लिखता कि जुलाई में हमें एडवाइस आई है तो पता चला कि जून के मंथ में जो है वो आपकी ये चार्जेस पड़े। जून हमने हमें एडवाइस आई है जुलाई में, हमारे पास बैंक स्टेटमेंट आई है जुलाई में, जून तक हमारे हिसाब से वो पेएबल। यस मैम। और मैम एक आपने वो फर्स्ट में आपने वो हमें टॉपिक समझाया था उसमें रिकॉर्डिंग वाले में, मैम जी। उसमें एक था जनरल जनरल और एक था स्पेसिफिक, और उसका हमने एक और नाम दिया था बुक ऑफ प्राइम एंट्री। हाँ जी मैम जो शाबाश, बुक ऑफ प्राइम वो चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट करना है। हाँ पूछिए। जो मैम बुक ऑफ प्राइम एंट्री है हम उसमें जो जनरल जनरल उसको रिकॉर्ड नहीं करते। हाँ देखो, पता है क्या होता है बेटे, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस कुछ ऐसी होती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, बार बार इंकर्ड होती हैं। जैसे अगर मैं ट्रेडर के तौर पे काम कर रही हूँ तो मैं चीज बार बार खरीद के बेच रही हूँ, मेरे बिजनेस का बेसिक ऑपरेशन ये है, बेसिक एक्टिविटीज ये हैं, बेसिक ट्रांजेक्शन ये हैं। मैं बार बार खरीद रही हूँ, परचेज कर रही हूँ, सेल कर रही हूँ, कुछ रिटर्न हो रही हैं, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, ये बेसिक ट्रांजेक्शन हैं, रेकरिंग नेचर की हैं, बार बार इंकर्ड हो रही हैं। इनको हम अलग जर्नल में, स्पेसिफिक जर्नल्स में रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें डे बुक्स बोलते हैं। और इसके अलावा बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं हम उन्हें जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जो जी हमने मैम। प्रैक्टिस की है, वो अब जब प्रैक्टिस कर रहे थे हमने वहां पे ये बात क्लैरिफाई की थी कि पहले हम ग्रिप लेंगे जनरल जर्नल पे, पहले हमारी ग्रिप होनी चाहिए डेबिट क्रेडिट कॉन्सेप्ट्स पे। और यस हमने मैम। अब तक जो जर्नल बनाया वो जनरल जर्नल बनाया, तमाम ट्रांजेक्शन्स वहां रिकॉर्ड होगी। चैप्टर नंबर 5 में जाके नेक्स्ट चैप्टर में हमने ये बात डिस्कस करनी है, दोबारा से रिपीट करनी है कि भाई हम क्रेडिट सेल्स को अलग रिकॉर्ड करते हैं, कैश सेल्स को अलग लिखते हैं, क्रेडिट परचेजेस अलग से रिकॉर्ड होती हैं, वो उनके स्पेसिफिक जर्नल्स, डे बुक्स या प्राइम एंट्री बुक्स होती हैं। यस मैम। और मैम एक लास्ट क्वेश्चन आपसे बात जी ये पूछनी थी कि जी जी। जो डेबिट है मैम वो एक्सपेंस हमारा कैसे होगा?
एक्सपेंस हम देखो, हमने रूल डिसाइड किए जब हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की को कहा कि जनाब उसका फॉर्मेट कैसा होगा, टी फॉर्म जैसा होगा। टी फॉर्म में जब हमने फॉर्मेट बनाया तो जनाब हमारे सामने 2 साइड्स आ गई, एक लेफ्ट साइड आ गई, एक राइट साइड आ गई। अब हम उसे लेफ्ट साइड राइट साइड कहने की बजाय हमने उनके नेम्स रख दिए, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, और बाद में उनके रूल्स बना लिए कि डेबिट्स में क्या चीजें आएंगी, क्रेडिट में क्या चीजें आएंगी। जब उनके रूल्स बने तो डिसाइड हुआ कि एक्सपेंसेस और एसेट्स जो हैं ये हमेशा डेबिट होंगे। और क्यों, इनके केस में हमने बेनिफिट लेना, एसेट्स के केस में बेनिफिट लेना होता है, ठीक है, वो हमारा राइट है, जो चीज राइट होती है वो एसेट होते हैं, और एक्सपेंसेस के केस में बेनिफिट लिया जा चुका होता है, ये दोनों जो हैं ये हमारे डेबिट होंगे। और जनाब जिनके केस में हमने बेनिफिट देना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना है, वो हमारी लाइबिलिटीज कैपिटल्स जो हैं वो क्रेडिट होंगे। ये रूल्स डिसाइड हुए फिर, और फिर उनके फर्दर यस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रूल्स बने। यस मैम, थैंक यू मैम, यू वेलकम क्लियर है बेटा। मैम। ठीक है बेटे, चलें जनाब, अब हम जनाब स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। जनाब सब स्टूडेंट्स एमसीक्यूज निकालिएगा। मुगीज यू वांट टू आस्क समथिंग, वेट। जी अस्सलाम वालेकुम मुगीज। मैम। वालेकुम अस्सलाम जी मुगीज बेटा। मैम मुझे ना ट्रायल बैलेंस में लास्ट वाला पॉइंट नहीं समझ आया, जिसमें हमने डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, पहले एक्सपेंस लिखा है, फिर अलाउंस लिखा है, पहले डेबिट किया फिर क्रेडिट किया। हाँ चले, वो वो मैं जरा आपको बता बेटा दें दोबारा दोबारा। से रिपीट कर देती हूँ। देखो मुगीज बेटे, ये तो हमें कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया। अब तक में हमने ये सीखा है कि बिजनेस में जितनी भी मॉनेटरी नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। जब रिकॉर्ड करते हैं दोनों इफेक्ट्स रिकॉर्ड करते हैं, एक डेबिट इफेक्ट रिकॉर्ड करते हैं और एक क्रेडिट इफेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, और दोनों सेम अमाउंट के होने चाहिए। यहाँ तक हमें बात क्लियर है। अब देखो यस डेप्रिसिएशन है क्या, बेसिकली हम नॉन करंट एसेट से जितना बेनिफिट ले लेते हैं, हम कहते हैं नॉन करंट एसेट की कॉस्ट का वो पोर्शन जिससे हमने बेनिफिट ले लिया हुआ है वो अब एसेट नहीं रहा, वो एक्सपेंस बन चुका है। हम क्या करते हैं, वो अमाउंट नॉन करंट एसेट में से माइनस करते हैं। देखो होना ये चाहिए एक्चुअल में कि हमारा नॉन करंट एसेट है जनाब 1 लाख का, सपोज मैंने आउट ऑफ 100,000 1 लाख की कॉस्ट में से बेनिफिट टेकन, बेनिफिट ले लिया हुआ है, सपोज 10,000 का बेनिफिट ले लिया। अब एसेट तो उसको कहते हैं, उस अमाउंट को कहते हैं जिसमें से बेनिफिट लेना है, लेकिन इसमें से 10,000 का बेनिफिट ले चुके, ये मेरा क्या बन चुका है, बेनिफिट टेकन, एक्सपेंस। एक्सपेंस बन चुका है। अब जब ये एक्सपेंस बन चुका, हमने कहा इस एक्सपेंस का क्या नाम रखें भाई, हमने कहा नॉन करंट एसेट की कॉस्ट का वो पोर्शन जिससे हमने बेनिफिट ले लिया हुआ है वो एक्सपेंस बन गया हुआ है, हम इसको डेप्रिसिएशन का नाम देंगे। अच्छा भाई ओके जी, नाम दे दिया इस एक्सपेंस को। अब आगे चलते हैं, इसका डबल इफेक्ट क्या होगा, इसके दोनों इफेक्ट क्या करेंगे। क्लियरली अपेरेंटली हमारे सामने ये चीज है, क्लियर है कि जनाब एक इफेक्ट तो ये है इसका कि ये एक्सपेंस है, ऐसे ही है, तो इसको जनाब यस इनकम स्टेटमेंट में जाना चाहिए। दूसरा इसका इफेक्ट क्या है भाई, ये हमारे एसेट की वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है, ये इसका दूसरा इफेक्ट है। ओके जी, दूसरा इफेक्ट क्या है, डिक्रीज वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। एनसीए में जहां पे भी लिखूंगी बेटे ये रिप्रेजेंट करेगा नॉन करंट एसेट को। अब डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट की वैल्यू कम होती है। पहले 1 लाख का बेनिफिट लेना था तो बुक्स में मैंने 1 लाख लिखा, अब इसमें से 10,000 का बेनिफिट ले चुके हैं तो प्रीवियस वैल्यू मेरे पास कितनी है, 90,000 की वैल्यू रह गई। अब एक्चुअल में डेप्रिसिएशन की ये दो इफेक्ट्स होने चाहिए। एक इफेक्ट क्या है, इसे डेप्रिसिएशन का एज एक्सपेंस बुक होना चाहिए और इनकम स्टेटमेंट में जाना चाहिए। दूसरा इफेक्ट ये है कि नॉन करंट एसेट्स बैलेंस शीट में होते हैं, ये उनकी वैल्यू को डिक्रीज करता है, तो बैलेंस शीट में जाके हमें डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस को नॉन करंट एसेट में से माइनस करना चाहिए। ओके जी, अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर सिचुएशन क्या है, सपोज मेरे बिजनेस का फर्स्ट ईयर है, ईयर नंबर 1, ये नंबर 1 में मैंने एसेट की लिखी कॉस्ट 1 लाख, ईयर एंड पे जाकर उसमें से जनाब डेप्रिसिएशन माइनस की, 10,000 की माइनस की, हमारे पास वैल्यू रह गई 90,000। फिर जनाब ईयर 2 में गए, ईयर 2 में हमने कहा अब जनाब उसकी वैल्यू कितनी है, 90,000 है। हम सपोज कर लेते हैं नेक्स्ट ईयर में भी हमने सेम बेनिफिट लिया 10,000 का, हमने 10,000 की डेप्रिसिएशन को माइनस किया,
तो जनाब अब वैल्यू कितनी रह गई, वो आउटर कॉलम में लिख दी 80,000। इसी तरह सो ऑनवर्ड ईयर्स में हम चलते गए, हम प्रीवियस ईयर की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस को माइनस करते चले गए। लीजिए हमारे पास उसकी रिमेनिंग वैल्यू, बुक वैल्यू जिसे कहते हैं, वो आती गई। अगर मैं डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस का दूसरा इफेक्ट ये दूं कि डायरेक्टली उसे एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर दूं, तो मेरी बैलेंस शीट की पोजीशन कुछ यूं बनेगी। अब बेटे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जनाब आपने एसेट्स की वैल्यूएशन जब भी करनी है कॉस्ट प्राइस पे करनी है। हम किसी भी साल की बैलेंस शीट को उठा के देखें, एसेट्स को देखें, हमारे पास एसेट कभी भी खरीदे थे, पिछले के किसी भी साल में खरीदे थे, हमारी उस देखो पहले साल तो मेरे पास एसेट की कॉस्ट वाजिया हो रही है कि 1 लाख है। दूसरे साल की अगर मैं बैलेंस शीट उठा के देखूं तो 1 लाख की वैल्यू कहीं नहीं है। दूसरे साल मुझे ये कह रहा है कि जनाब पिछले साल वैल्यू रह गई थी 90,000 जो नेक्स्ट ईयर हमने यूज करनी थी। नेक्स्ट ईयर में आउट ऑफ 90,000 हमने 10,000 खर्च कर लिया, 80,000 रह गया। तो सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में जाके मेरे पास कॉस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। फिर इसका सोल्यूशन क्या किया जाए? इस वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के एंगेज हो जाता है। मैं ये चाहती हूँ कि डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट की वैल्यू को भी कम करना है और ईच ईयर मुझे एसेट की कॉस्ट को भी शो करना है। तो उसके लिए एक तरीका ये ढूंढा गया कि बजाय इसके डेप्रिसिएशन को डायरेक्टली एसेट में से माइनस किया जाए, हम एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं जिसे कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। इसके अंडर हमने सोल्यूशन क्या ढूंढा कि जनाब ये देखो, ईयर 1 में भी हम लिखेंगे एसेट की कॉस्ट 1 लाख लिखी और उसमें से माइनस किया डेप्रिसिएशन को फर्स्ट ईयर में 10,000। आउटर कॉलम में मेरे पास अमाउंट आई जनाब 90,000। अब मैंने नेक्स्ट ईयर में जाके क्या करना है, ईयर 2 में मैंने ये जाके काम करना है, मैंने कॉस्ट ही लिखनी है 100,000। लेकिन अब मैंने यहाँ में से जो डेप्रिसिएशन माइनस करनी है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। एक्यूमुलेटेड का मतलब है एक ऐसा अकाउंट है जिसमें पिछले सारे सालों की डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। पिछले साल की डेप्रिसिएशन 10,000, इस साल की भी 10,000, टोटल कितनी हो गई 20,000। तो जनाब मेरे पास आउटर कॉलम में देखो एग्जैक्ट वही बुक वैल्यू आ रही है, वही वैल्यू आ रही है जिससे मैंने फ्यूचर में बेनिफिट लेना है, जो फर्स्ट मेथड में भी वही आ रही थी और सेकंड मेथड में भी वही आ रही है। तो इसमें हम करते क्या है, बजाय इसके कि डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस को डायरेक्टली एसेट में से माइनस करने की बजाय, क्योंकि ये जो पहले वाला आपके सामने मेथड है इसमें हम एंट्री ये किया करते थे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करते थे और नॉन करंट एसेट को डायरेक्टली क्रेडिट करके नॉन करंट एसेट की कॉस्ट में से वैल्यू को माइनस करते थे। लेकिन अब मेथड चेंज हो गया, अब हम कहते हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है उसको डेबिट होना चाहिए, लेकिन क्रेडिट जो डायरेक्टली एसेट को करने की बजाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को क्रेडिट करो। हर साल की डेप्रिसिएशन इसमें डालते चले जाओ, इसका बिहेवियर क्रेडिट होता है। अब यहाँ जो टोटल होता जाएगा जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो टोटल है वो कॉस्ट में से माइनस होता जाएगा। रिजल्ट दोनों मेथड के हमारे सामने सेम होंगे। इसलिए मैंने वहां पे क्या किया, लास्ट एंट्री में डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस को डेबिट किया और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को क्रेडिट किया। अल्टीमेटली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में बैलेंस शीट में जाके एसेट की कॉस्ट को कम ही करना है। ठीक है, आगे समझ। थैंक यू। हो गया, यू वेलकम बेटे। एक और क्यूरी थी यहाँ पे, मूवीज के बाद बेटे किसने हाथ खड़ा किया? सुहेब जी, बेटा सुहेब। मैम वो आपने बैंक चार्जेस पेबल अकाउंट खोला था एक कल, हाँ जी, तो वो जो 5,000 है वो बैंक जो हमने पहले अकाउंट खोला था सबसे पहले, उसमें से वो 5 माइनस नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। उसमें बुक वाले ने यही किया हुआ। आप जरा बैंक चार्जेस वाली लाइन पढ़ो, मेरे सामने क्वेश्चन नहीं है, स्टेटमेंट पढ़ो जहां बैंक चार्जेस 5 लिखे हुए। जी मैम, वो स्टेटमेंट बुक है आपके सामने, क्वेश्चन है इस टाइम? जी जी। हाँ, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो जहां पे वो 5 के चार्जेस बता रहा है बेटे, मेरे पास बुक बैंक नहीं। हाँ, a bank advice of rupees 5,000 dated 30th June 2017 for bank charges was received on 4th July 2017. एग्जैक्टली हमारे पास एविडेंस आया जुलाई के मंथ में जाके।
हम जो ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं वो जून तक का बना रहे हैं। जब जून तक का हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, हमें मालूम है कि जून के मंथ में मैंने बैंक से सर्विसेज ले ली हुई हैं, तो अंडरस्टूड बात है कि बैंक को चार्जेस मैंने 5 के देने हैं, वो मेरा एक्सपेंस है। लेकिन जून के एंड तक वो मैंने पे नहीं किया, वो मेरा पेएबल है। जुलाई में जाके जब एडवाइस आई मैंने पे किया, ठीक है। मैंने क्या किया, तो जून के लिए मैंने उसको पेएबल कंसिडर करते हुए एक इफेक्ट तो ये दिया कि वो एक्सपेंस में डाल दिया, दूसरा उसको पेएबल में डाल दिया। अब बुक में वो क्या कर रहा है, दूसरे एस्पेक्ट को लेकर चल रहा है। वहां पे वो कहते हैं कि बैंक चार्जेस हमसे कैश की फॉर्म में बैंक सर्विस चार्जेस नहीं लेता, हमारे अकाउंट में से काट लेता है। मतलब जून के पैसे उन्होंने जून में ही काट लिए होंगे, ये असम्पशन लेकर चलो तो फिर उनका तरीका भी सही हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में वो स्पेसिफिकली बता रहा है कि एडवाइस हमें जुलाई के मंथ में आई, तो बेटे जब तक ऑफिस में एविडेंस या प्रूफ नहीं आएगा मैं इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करूंगी। तो जून के एंड तक एविडेंस नहीं आया तो मेरे हिसाब से पेमेंट नहीं हुई है, एक्सपेंस इंकर्ड हो गया, वो मैंने बुक कर लेना है। लेकिन अभी पेमेंट जाके जुलाई में होनी है, तो जून में ये पेएबल है, इसलिए मैंने इसको बजाय इसके कि बैंक अकाउंट में से माइनस करने के मैंने उसे पेएबल में डाल दिया। ये मैम 5 का डिफरेंस भी आ रहा है ना वो आंसर तो में। जाहिर बात है बेटे, जब हम ये अज्यूम करेंगे, या तो वो एग्जामिनर को चाहिए था कि वो स्पेसिफिकली ये ना लिखता, सिंपल लिख देता बैंक चार्जेस हम डायरेक्टली बैंक से काट लेते, हम कहते हैं जून के पैसे जून में ही कट गए। वो तो कह रहे हैं कि जून के पैसे कटे, लेकिन जुलाई में एडवाइस आई, जुलाई में जाके कट रहे हैं, जून में नहीं कट रहे। तो इसका मतलब जून के एंड तक वो बेटे पेएबल है। डेफिनेटली जब मेथड वेरी करता है आगे ऑनवर्ड सारी अकाउंटिंग में जाके आप देखोगे, यहाँ पे तो डेप्रिसिएशन का एक मेथड मैंने आपके सामने स्ट्रेट लाइन शो किया हुआ है कि ईच ईयर डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस सेम है, लेकिन बेटे मेथड्स बड़े होते हैं, हर मेथड के चेंज हो जाने से कॉस्ट वेरी करती है, प्रॉफिट वेरी करता है। मेथड चेंज होगा, आंसर वेरी करेगा, बट ट्रायल बैलेंस शुड बी इक्वल। अगर वो इक्वल है, यू आर राइट। और मैम ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन व्हीकल ये हम क्यों मतलब बनाते हैं, इसकी नहीं मुझे समझ आ रही। ये देखो अभी जो मैंने डिस्कस किया था मूवीज के साथ वो आपने सुना था बेटे। हम क्या करते हैं, नो डाउट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है जिसकी वजह से एसेट की वैल्यू कम होती है। अगर मैं डायरेक्टली एसेट, ये देखो आपके सामने यहाँ स्क्रीन शो हो रही है, देखो ये मेथड नंबर 1 में अगर हम डायरेक्टली डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस को एसेट में से माइनस करें तो हमारी एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और एसेट की वैल्यू क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से कम होती है तो एसेट कम हो से क्रेडिट करते हैं, इसलिए मैंने एनसीए नॉन करंट एसेट को क्रेडिट किया। अगर मैं इसको लेकर चलती हूँ तो मेरी बैलेंस शीट की पोजीशन ईयरली बेसिस पे ये बनेगी कि पहले साल तो मेरे पास कॉस्ट की इंफॉर्मेशन होगी, सेकंड एंड थर्ड ईयर में मेरे पास कॉस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट कहता है कि आपने एसेट्स की वैल्यूएशन तब भी करनी है, कॉस्ट प्राइस पे करनी है। किसी भी स्पेसिफिक ईयर की बैलेंस शीट उठा के देखें, यू मस्ट हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब इसमें क्या है, पहले साल तो कॉस्ट है 1 लाख, दूसरे साल वो वैल्यू कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या किया गया, हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से नो डाउट एसेट की वैल्यू कम होती है, लेकिन हम डायरेक्टली नॉन करंट एसेट को क्रेडिट नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, नॉन करंट एसेट को क्रेडिट करने की बजाय हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। हर साल की डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में डालते चले जाते हैं, और इस अकाउंट में जितनी डेप्रिसिएशन इकट्ठी होती चली जाती है वो अल्टीमेटली जाकर कॉस्ट में से माइनस होनी है। रिजल्ट वही है जो फर्स्ट मेथड से आते हैं, लॉजिकली आते हैं, रिजल्ट सेम है, लेकिन इससे बेनिफिट क्या हो रहा है, किसी भी साल की मैं बैलेंस शीट बनाऊंगी मेरे पास उस स्पेसिफिक एसेट की कॉस्ट की इंफॉर्मेशन होगी। जी मैम आगे से नहीं आई आप दोबारा भी पूछ सकते हो, हेजिटेशन फील नहीं करनी, ठीक है। चले और बेटा जी, और अगर कोई क्वेश्चन है अभी से पूछ लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। यू मे आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके जी, नो मोर क्वेश्चन। हाफिज हामिद, ओके बेटा वेट। जी बेटा। मैम जी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपने 5th करवाई है ना, उसके हाँ जी, आंसर का जो सेकंड पार्ट है ना मैम, उसके आंसर नहीं समझ आया। सेकंड पार्ट जो था वो किससे रेलेवेंट था, थोड़ा सा मुझे वो करवाओ, मैम मैं रिकॉल आंसर करवाओ। पढ़ देता हूँ। आंसर नहीं, क्वेश्चन पढ़ो बेटे। क्वेश्चन एक मिनट में। जी मैम वो कह रहा है क्या है, रिजल्ट ऑफ शान इंटरप्राइजेज fluctuate widely from year to year. Therefore,
SES management has ओके ओके decided to create ठीक certain है ओके हो गया हमें, वेट करो मुझे याद आ गया ये क्वेश्चन। इसमें देखो बेटा वो कहता है कि इनका भाई साहब का बिजनेस के रिजल्ट्स बड़े फ्लक्चुएट कर रहे हैं, किसी साल Yes, इनको ma'am. बड़े बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं, किसी साल में इनको प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है। अब जो बिजनेस जिनकी कंडीशन सस्टेनेबल नहीं होती, कंसिस्टेंट पोजीशन नहीं होती, कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं आते, कभी बहुत अप कभी बहुत डाउन, ऐसे बिजनेस पे इन्वेस्टर और लेंडर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते कि रिस्क बहुत ज्यादा है, कि पता नहीं हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये डूब ही ना जाएगा, हमारी दफा में डिविडेंड्स हमें अच्छा ना मिले, ये वो इस तरह के इश्यूज, तो वो डर जाते हैं। अब इन्होंने इसका सोल्यूशन क्या ढूंढा कि हम ये काम करते हैं कि जिस साल में ज्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं उन सालों में हम प्रोविजन ज्यादा क्रिएट कर लेते हैं, जिन सालों में प्रॉफिट हमें कम हो रहे हैं उन सालों में हम कम प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा, एक इवन फिगर आ जाएगी हमारे पास प्रॉफिट की, तो फ्लक्चुएशंस कम होंगी रिजल्ट्स में, तो हमारे बिजनेस पे लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? इम्पॉसिबल, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रूल्स ये कहते हैं कि जनाब आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वही शो करना है जो एक्चुअल में, एक्चुअल में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है जितना हो रहा है यू हैव टू शो दैट। आपने मैनिपुलेशन नहीं करना, मैनिपुलेट नहीं करना, अपनी मर्जी के रिजल्ट्स लेकर नहीं आने। आपकी बैलेंस शीट, आपकी इनकम स्टेटमेंट वही रिजल्ट शो करे जो एक्चुअल में है। ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए बिजनेस की, हम उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ये इसका आंसर है। Yes, ma'am. क्लियर हो गया हमें? यस मैम। और मैम जो हम कर क्यों नहीं सकते मैम इसमें, मतलब कि फ्लक्चुएट बेटे हो फिर रहा है इसका तो हम मतलब कोई हम कुछ ऐसा चीट हमारा। करें? नहीं, देखो इसका मतलब है अगर मैं रॉन्ग पिक्चर प्रेजेंट करूंगी, मैंने फाइनल अकाउंट बना के स्टेक होल्डर को प्रेजेंट करने, कितने सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो हमारी बिजनेस के फाइनल अकाउंट्स को देख के, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखकर बेटे उन्होंने हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में असेसमेंट लगानी है, उन्होंने अपने डिसीजंस लेने हैं कि इस बिजनेस पे ट्रस्ट किया जाए, इनको पैसा दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो अगर मैं मैनिपुलेशन करूंगी, एक्चुअल में कुछ और रिजल्ट्स होंगे, मैं प्रेजेंट मुख्तलिफ करूंगी, तो फिर तो जनाब उनके डिसीजंस रॉन्ग हो जाएंगे, मैं उनका ट्रस्ट शेक कर रही हूँ। तो और स्टैंडर्ड्स उनको प्रोटेक्ट करते हैं कि जनाब आपने अपने स्टेक होल्डर्स को चीट नहीं करना, धोखा नहीं देना है, जो है वही पिक्चर प्रेजेंट। यस मैम। और मैम ये जो आपने ये फर्स्ट स्लाइड वो दोबारा ओपन कर दीजिएगा, ठीक है बेटे, जो वो डेप्रिसिएशन वाली, प्रीवियस। यस ये मैम। देखो बेटे। हाँ जी पूछिए। नहीं नहीं मैम, इससे पहले स्लाइड पे आपने वो थोड़ा सा अच्छा लिखा है कुछ? किया है। ओके, यस ये मैम, बस मैम वो कैप्चर ही करनी थी मैम। कैप्चर करनी थी, ठीक है ओके बेटा। तो थैंक यू मैम, हो गया। हो गया, चलें जनाब। अब आइए बेटे एमसीक्यूज की तरफ। चलें जनाब एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं बेटे, जल्दी जल्दी से डिस्कस करते हैं। जो मुझे लग रहे हैं कि आपसे नहीं होंगे वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, टाइम स्पेयर हुआ तो मैं बाकी भी करूंगी। या चलिए अल्लाह का नाम लेते हैं, अभी टाइम है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर, जर्नल से लेजर की तरफ जब डाटा ट्रांसफर करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोस्टिंग। बहुत दफा ये बात हुई, आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कहाँ उसने लिखा हुआ है। एनी ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी बुक ऑफ प्राइम एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होती वो कहाँ जाती हैं? जनरल जर्नल में। प्राइम एंट्री बुक्स आपके स्पेसिफिक जर्नल्स हैं, डे बुक्स हैं आपकी प्राइम एंट्री बुक्स कहलाती हैं। जो इंफॉर्मेशन रेकरिंग नेचर की होती है हम वहां रिकॉर्ड करते हैं। कल से चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा हमारा, चैप्टर नंबर 5, उसमें हमने डे बुक्स की प्रैक्टिस करनी है। तो जो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस हैं बेटे वहां रिकॉर्ड करते हैं, जो ट्रांजैक्शंस वहां रिकॉर्ड नहीं होती हम उन्हें जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। MCQ number 3. What ledger entries would be made to record the purchase of an item of machinery on credit? बेटे जब हम क्रेडिट बेसिस पे मशीन खरीदेंगे, मशीन का बैलेंस बढ़ेगा, उसको डेबिट करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, उधार खरीद रहे हो, अकाउंट्स पेबल आपका क्रेडिट हो जाएगा। आप राइट ऑप्शन आइडेंटिफाई करते रहिएगा, मैं जस्ट आपसे एमसीक्यूज डिस्कस कर लूंगी। तो जनाब मशीन खरीदी है, उधार खरीदी है, मशीन बिजनेस में आ रही, मशीन का बैलेंस बढ़ रहा है, मशीन को डेबिट करेंगे, उधार खरीद रहे हो, इसलिए अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट कर दोगे। MCQ number 4. What transaction is presented by the entries
बैंक को डेबिट किया हुआ है, वर्किंग बैक करनी है जनाब, उसने डेबिट क्रेडिट इफेक्ट दिए हुए, हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है। बैंक डेबिट हो रहा है, फौरन से माइंड में आता है भाई बैंक एसेट है, डेबिट होने का मतलब है कि बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, उसके लिए देखो उसने क्रेडिट किसको किया हुआ है जनाब, उसने क्रेडिट रिसीवेबल को किया हुआ है। रिसीवेबल्स का अकाउंट हम कब ओपन करते हैं, जब हम उधार बेचते हैं, भाई हमारे क्रेडिट कस्टमर से पैसे आ रहे हैं, क्रेडिट कस्टमर से पैसे आ रहे हैं, कहां लिखा हुआ है जनाब, सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, नो, आपने कैश बेसिस पे जब चीजें बेचते हो तो बेटे रिसीवेबल का हेड ही क्रिएट नहीं होता। परचेज ऑफ, चीज खरीदी है फिर तो पैसे अदा करने होंगे, बैंक तो बढ़ रहा है, पैसे आ रहे हैं। रिसीट ऑफ चेक फ्रॉम रिसीवेबल, यस इट इज द राइट ऑप्शन कि जनाब हमें चेक रिसीव हुआ है, चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कराया है, कहां से आया, रिसीवेबल से, रिसीवेबल्स मीन क्रेडिट कस्टमर्स। फिफ्थ में पूछता है कि जनाब डेबिट किसको करते हैं, तो ये बात हमने बड़ी दफा डिस्कस की, फिर से रिपीट करते हैं कि जनाब अकाउंट्स के 5 एलिमेंट्स, उसमें से 2 एलिमेंट एसेट्स और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यूज को हम क्रेडिट करते हैं। तो ये जनाब सिंपल से एमसीक्यूज थे, इसको हम यूं ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जनाब, एमसीक्यू नंबर 6 है double entry to record the withdrawal of cash from the business bank account by owner। ऑनर बिजनेस से कुछ भी ले जाए, कोई चीज ले जाए, पैसे ले जाए, चाहे ऑफिस से कैश ले जाए या बैंक से ले जाए, बेटे उस ऑनर पर्सनल यूज के लिए जो भी बिजनेस से ले जाए उसे ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स को हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जो लेकर जा रहा है उसे क्रेडिट करते हैं। तो जनाब ड्राइंग्स तो डेबिट होगी, वो क्या लेके जा रहा है, कैश लेके जा रहा है, कहां से, ऑफिस से अगर लेके जाता तो कैश को क्रेडिट करते, वो कैश लेकर जा रहा है बिजनेस के बैंक अकाउंट से लेकर जा रहा है, बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, इसलिए बैंक को क्रेडिट करेंगे। After then, which of the following would normally be a क्रेडिट बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में 3 चीजें क्रेडिट होती हैं बेटे, लायबिलिटीज हैं, रेवेन्यूज हैं और कैपिटल, इनमें से ढूंढ लेते हैं। लॉन ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट होगा, यस, क्योंकि लॉन लायबिलिटी है, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट होगा। कैपिटल ये भी क्रेडिट होता है, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती हैं, परचेजेस भी हमेशा एक्सपेंस है वो डेबिट होती है। तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंसेस किन किन के होंगे, पॉइंट नंबर 1 and 2 के, and it is given in option A. After then है MCQ number 8. A debit balance would be expected to arise when the accounts are balanced at the period end on which of the following account। इनमें से डेबिट बैलेंस किस किस का होगा, कैपिटल क्रेडिट होता है, सेल्स रेवेन्यू है क्रेडिट होती है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है वो डेबिट होगा, लॉन लायबिलिटी है वो भी क्रेडिट होती है। तो डेबिट क्या है, एक्सपेंस, और वो गिवन है आपको ऑप्शन सी में, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ये राइट ऑप्शन बनेगा। 9 सॉल्व करते हैं। बिजनेस सेल्स 100,000 वर्थ ऑफ गुड्स टू अ कस्टमर। हमने 1 लाख की चीजें बेची हैं कस्टमर को, कस्टमर ने 50,000 दे दिया है और रिमेनिंग अमाउंट उसने 30 डेज में देनी है। What is the double entry to record the purchases in the customer's accounting record? अब देखो रिक्वायरमेंट में जाकर उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया, कहता है कस्टमर इसको कैसे रिकॉर्ड करेगा, हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये नहीं पूछा, हमने तो चीजें बेची हैं, हमारे लिए तो सेल्स हैं, और कस्टमर ने हमसे चीजें खरीदी हैं, उसके लिए परचेजेस हैं, तो जनाब वो इसको कैसे रिकॉर्ड करेगा। चलो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी करते हैं और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करते हैं, दोनों एंगल से इसको सॉल्व कर लेते हैं। फॉर अस, हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री करेंगे और कस्टमर क्या करेगा। हमने बेटा चीज बेची है, हमारा सेल्स रेवेन्यू है, हमने सेल्स रेवेन्यू को क्या करना है, क्रेडिट करना है। सेल्स क्रेडिट हो गई, कितने से करें, प्रूडेंट उसमें एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहती है पैसे आए नहीं आए, रेवेन्यू अर्न हो गया 100% रिकॉर्ड कर दो। ओके जी बॉस अभी रिकॉर्ड करते हैं, तो 100,000 सेल्स रेवेन्यू को हमने क्रेडिट कर दिया। डेबिट किसको करें जनाब, 50,000 हमें कैश आ गया, कैश आ रहा है बिजनेस में, उसको डेबिट करें 50,000 से,
और 50,000 का कस्टमर ने हमसे उधार कर लिया कि भाई मैं बाद में दे दूंगा। तो कस्टमर जब उधार कर लेता है वो हमें बाद में देगा, वहां हम कौन सा अकाउंट ओपन कर लेते हैं, अकाउंट रिसीवेबल के नाम से। तो हम सेल्स की ये एंट्री पास करेंगे। लेकिन उसने हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा, उसने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा हुआ है। कस्टमर के लिए क्या है, परचेजेस हैं, और परचेजेस हमेशा क्या होती हैं, एक्सपेंस है, वो डेबिट करेगा। कितने से, टोटल अमाउंट से। उसने टोटल 1 लाख की चीजें खरीदी हैं, वो परचेजेस को डेबिट करेगा। उसने कैश दे दिया, उसके पास से कैश जा रहा है 50,000 का, वो कैश को क्रेडिट करेगा। और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसने हमें पे करना है, उसके लिए क्या है, पेएबल अकाउंट है, उसके लिए लायबिलिटी है। हमारे लिए जो अकाउंट रिसीवेबल है, एसेट है, आपके कस्टमर ने चीज खरीदी है, उसने पैसे देने हैं, उसकी लायबिलिटी है। तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने आइडेंटिफाई करना था एमसीक्यू नंबर 9 में। तो जनाब कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेजेस को 1 लाख से डेबिट, कैश को 50,000 से क्रेडिट और पेएबल को 50,000 से क्रेडिट होना चाहिए। ऑप्शन आप लोग खुद ढूंढ लीजिएगा, यहां मैंने लिख दिया। ये बेटा ढूंढने का इसलिए कह रही हूँ, आई जस्ट वांट टू सेव द टाइम ऑफ द लेक्चर। आई हैव जस्ट 20 मिनट, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स। उसमें ये चाह रही हूँ कि आपसे मैक्सिमम एमसीक्यूज डिस्कस हो जाए। जी बेटे एमसीक्यू नंबर 10, our trial balance is made up of a list of डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंस। बिल्कुल, हमारा ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट है जिसमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं अकाउंट्स के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एवरी डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट अ एक्सपेंस। क्या तमाम डेबिट एक्सपेंसेस होते हैं? नहीं, डेबिट एक्सपेंस भी हो सकता है और एसेट भी हो सकता है। एसेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डेबिट बैलेंस, यस, एसेट्स जो हैं वो डेबिट होते हैं, यहाँ तक बात ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, लायबिलिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय डेबिट बैलेंस, नो, लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती हैं। इनकम्स जो हैं वो भी डेबिट नहीं क्रेडिट होती हैं। तो जनाब मेरे अकॉर्डिंगली राइट ऑप्शन है बी। ए बी ठीक है, लेकिन उसने जो कहा वह एवरी डेबिट बैलेंस, इसकी वजह से रॉन्ग हो गया कि ट्रायल बैलेंस का हर डेबिट बैलेंस एक्सपेंस नहीं होता। डेबिट बैलेंस एक्सपेंस भी हो सकता है और एसेट्स भी हो सकते हैं। जी जनाब, फिर से हमने सॉल्व करना है एमसीक्यू नंबर 11। एमसीक्यू नंबर 11 में उसने जनाब बैलेंसेस की लिस्ट दी हुई है, ट्रायल बैलेंस का कुछ पोर्शन दिया हुआ है। हमें करना क्या है, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 11 में What is the total of debit balances in Bashir's trial balance? बशीर के ट्रायल बैलेंस में सिर्फ डेबिट अमाउंट को आइडेंटिफाई करना है। एंड एज वी नो कि एसेट्स और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो ढूंढ लीजिए इसमें से एसेट्स को और एक्सपेंसेस को और उन्हें सम अप कर लीजिए। कैलकुलेटर पकड़िए आप लोग भी, मैं भी लेती हूँ, साथ साथ आइडेंटिफाई करते हैं, साथ साथ हम उसे सम अप करते हैं। हाँ जी बेटा, व्हाट अबाउट सेल्स? सेल्स रेवेन्यू है, क्या ये डेबिट होती है? नेवर, रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होता है, लीव दैट। हम इसे अपने टोटल में अकाउंट फॉर नहीं करेंगे क्योंकि उसने डेबिट बैलेंसेस पूछे हुए। इन्वेंट्री, स्टॉक, ओपनिंग है, ये एसेट है बेटे, ये ऐड एसेट है, डेबिट होगा, इसलिए मैं इसको ऐड करूंगी 9649। आप लोग भी कैलकुलेटर साथ में पकड़ें और टिक भी करते जाएं। परचेसेस एक्सपेंस है, ये हमेशा डेबिट होता है, बिल्कुल ठीक है, इसको भी ऐड करेंगे 142,958 प्लस एक्सपेंसेस हैं, ये भी डेबिट होते हैं, तो इसको भी ऐड कर लीजिए 34835। फिर नॉन करंट एसेट्स, चाहे एसेट्स करंट हो या नॉन करंट हो, उनका बिहेवियर हमेशा डेबिट होता है, इसलिए मैं इसको भी ऐड करूंगी 63960। आफ्टर देन रिसीवेबल्स, करंट एसेट्स हैं, जहां जहां से पैसे आने वो आपका राइट है, और जो चीज राइट है वो आपका एसेट है। हम इसको रिसीवेबल को ऐड करेंगे प्लस 31746। पेबल लायबिलिटी है, ये डेबिट नहीं क्रेडिट होती है, छोड़ दीजिए। कैश एट बैंक, कैश जो बैंक बैलेंस है हमारा, हमारा एसेट है, इसे ऐड होना चाहिए 1783, लीजिए इसको भी ऐड कर दिया। कैपिटल का बिहेवियर क्रेडिट होता है, डेबिट नहीं होता, तो डेबिट अमाउंट्स मैंने सारी ऐड की, इक्वल का साइन प्रेस किया, मेरे पास अमाउंट आ रही है 2,84,931। फाइंड आउट करो डी ऑप्शन।
तो जनाब डी ऑप्शन में ये अमाउंट है, हमने ट्रायल बैलेंस में से डेबिट अमाउंट्स को आइडेंटिफाई कर दिया। अब आप लोग परेशान हो रहे होंगे एक बात पे, नॉन करंट एसेट्स के साथ कैरिंग अमाउंट क्या लिखी हुई है? कैरिंग अमाउंट कहते हैं बुक वैल्यू को, जो कि कैसे आती है? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करके आती है। तो अभी हमें इससे लेना देना नहीं है। नॉन करंट एसेट की कॉस्ट प्राइस गिवन हो, बुक वैल्यू गिवन हो, वो नॉन करंट एसेट है, उसकी जो भी वैल्यू दी हुई है वो डेबिट होती है, यू हैव टू अकाउंट फॉर। एमसीक्यू नंबर 12 की तरफ चलते हैं जनाब। इसमें भी कोई लिस्ट दी हुई है, कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं, ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, एक पोर्शन दिया हुआ है। हमें करना क्या है? रिक्वायरमेंट पे पहले फोकस करते हैं। What is the value of Zahid's current assets? जाहिद के current assets की अमाउंट बताइए। Do you remember the difference between non-current asset and current assets? बेटे ऐसे assets जिनकी लाइफ more than 1 year होती है, बिजनेस यूज के लिए परचेज करते हैं, वो non-current assets हैं, like land and building, plant and machinery, equipment, premises, furniture, fixture, ये तमाम चीजें हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं, और जिन्हें हमें बिजनेस पर्पस के लिए नहीं बेचने के लिए खरीदा है और जिनकी लाइफ लेस देन 1 ईयर है, वो आपके करंट एसेट्स होते हैं। और करंट एसेट्स की लिस्ट भी डिस्कस हुई थी, रिपीट करते हैं। करंट एसेट्स में क्या है? आपके अकाउंट रिसीवेबल हैं, आपकी इन्वेंट्री है, आपका ऑफिस में पड़ा हुआ कैश है, आपका बैंक बैलेंस है, ये हमारे करंट एसेट्स हैं। तो चलिए इनको आइडेंटिफाई करते हैं, पूरी लिस्ट को डिस्कस करते हैं, कैलकुलेटर सामने रखते हैं। करंट एसेट्स जो हमें लगेंगे कि ये करंट एसेट्स हैं, उनकी अमाउंट को हम ऐड करते चले जाएंगे। मशीनरी, अगर ये बेचने के लिए खरीदी जाती तो वो यहाँ पे वर्ड मशीनरी यूज नहीं करता, यहाँ पे वो वर्ड यूज करता इन्वेंट्री का। मशीनरी का मतलब है कि जनाब इसने यूज के लिए खरीदी है और वैसे भी इसकी लाइफ मेनी इयर्स होती है, ये मेरा नॉन करंट एसेट है, छोड़ दीजिए। इन्वेंट्री, ये मेरा करंट एसेट है जनाब, मैं ट्रेडर हूं तो मैंने खरीद के रखी हुई है बेचने के लिए और मुझे उम्मीद है जल्द बिक जाएगी, मेरा बिजनेस ग्रो करेगा। या बनाई है तो तब भी बेचने के लिए बनाई है, तो इन्वेंट्री मेरा करंट एसेट है। इसकी अमाउंट को लेते हैं 5754 प्लस ट्रेड रिसीवेबल, हमारे क्रेडिट कस्टमर्स जल्द ही हमें पेमेंट कर देंगे, मैक्सिमम 2 या 3 मंथ्स का टाइम लेंगे। पेमेंट कभी मैनी ईयर्स पे बेस नहीं करती, वो अगर 2-3 मंथ से लेट हो जाए हमें तभी शक होना शुरू हो जाता है कि बैड डेट्स ना हो जाए। अगर शक पड़ना शुरू हो जाए प्रोविजन में डाल देंगे उस अमाउंट को, और यह कस्टमर की तरफ से कंफर्म हो जाएगा या पैसे आ जाएंगे या नहीं आएंगे तो वो बैड डेट्स में डाल देंगे, वो रिसीवेबल नहीं रहेगा। तो इट मीन्स कि रिसीवेबल कभी भी नॉन करंट एसेट नहीं हो सकता, ये हमेशा हमारा करंट एसेट होता है। तो इसकी अमाउंट को भी मैं ऐड करती हूँ, प्लस 11745 पेबल्स लाइबिलिटीज हैं, छोड़ दीजिए। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी करंट लाइबिलिटी है। कैश एट बैंक, ये मेरा करंट एसेट है, इसकी अमाउंट को 150 को भी ऐड किया, तो मेरे पास टोटल करंट एसेट्स आ रहे हैं 17649। ये गिवन है आपको ऑप्शन ए में। जी जनाब, MCQ number 13. Mariam has the following transactions. Receipts of cash from Noman in respect of an invoice for goods sold 3 weeks ago. हमने जनाब इनवॉइस किसको कहते हैं? आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट जो बिल होता है उसे बोलते हैं। हमने जनाब 3 हफ्ते पहले चीज बेची थी, जब चीजें बेची थी तो बिल भिजवाया था, इनवॉइस भिजवाई थी, मतलब उधार चीजें बेच चुके हैं हम 3 हफ्ते पहले, अब हमें नौमान से कैश मिल रहा है। ओके जी। रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम अमजद फॉर कैश सेल्स, इसके अलावा भी हमारे बिजनेस में कैश आया है, लेकिन अब किससे आया है? अमजद से आया है, और किस लिए आया है? फॉर कैश सेल्स। बेटे हम अपनी बुक्स में क्रेडिट कस्टमर के लिए तो क्रेडिट कस्टमर का अकाउंट तो ओपन करते हैं, कैश कस्टमर का अकाउंट ओपन नहीं करते। चीज बेचती, पैसे आ गए, उस भाई से हमारा कोई लेना देना नहीं होता, ये चीज उसने यहाँ समझाई हुई है। अब बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, एंट्री क्या करेंगे? MCQ नंबर 13। देखो बेटे, ये तो अंडरस्टूड बात है कि पैसे आ रहे हैं, मैंने कैश को डेबिट करना, ठीक है, कैश अकाउंट मेरा डेबिट होगा। क्रेडिट किसको करें बेटे? जब उधार चीज बेचते हैं तो जब बेची थी तब वो सेल्स रिकॉर्ड हो गई थी। जब मैंने उधार बेचा था 3 हफ्ते पहले, मैंने उस सेल को तभी रिकॉर्ड कर लिया था। कैसे रिकॉर्ड किया होगा क्रेडिट सेल्स को?
अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट किया होगा और सेल्स को क्रेडिट किया होगा। अब उस सेल्स के अंगेज में पैसे आ रहे हैं, अब मैंने दोबारा से सेल्स को रिकॉर्ड नहीं करना क्योंकि वो सेल्स ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी, अब तो उन सेल्स के अंगेज में पैसे आ रहे हैं, इसलिए मैंने कैश को डेबिट करना है और रिसीवेबल अकाउंट को मैंने क्रेडिट करना है। अब एक तो यहां से पैसे आ रहे हैं, दूसरा क्या हो रहा है, कहता है अमजद को आपने कैश बेसिस पे गुड्स सेल की हैं, इस सेल्स को अब आपने रिकॉर्ड करना क्योंकि ये सेल्स पहले से रिकॉर्डेड नहीं है। तो कैश सेल्स की क्या एंट्री होती है, कैश को डेबिट करते हैं और हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ये राइट ऑप्शन होगा। मतलब देखो क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स की ट्रांजैक्शन में डिफरेंस क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। देखो बेटे, जब हम क्रेडिट बेसिस पे ऑन अकाउंट गुड सेल करते हैं तो एट द टाइम ऑफ सेल हम एंट्री क्या पास करते हैं, हम रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करते हैं और सेल्स रेवेन्यू को जब भी क्रेडिट करके हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। और फिर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जब हमारे कस्टमर से हमें पैसे आते हैं तो हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं और रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ठीक है। अब कैश सेल्स में क्या है, कोई प्रीवियस पास्ट इवेंट नहीं होता, चीज बेची आपके पास पैसे आए, इसमें क्या है पैसे आ रहे हैं, कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और जब पैसे आ रहे हैं उसी टाइम में आप गुड्स सेल कर रहे हो तो जनाब रेवेन्यू को भी आपने जब भी रिकॉर्ड करना है तो सेल्स क्रेडिट हो जाएंगे। तो जनाब एक एंट्री ये पूछ रहा है, एक एंट्री वो आपसे ये पूछ रहा है, तो क्रेडिट सेल्स के एंगेज में जब कैश आएगा, कैश तो आ रहा है वो डेबिट होगा, क्रेडिट किसको करेंगे, रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे। और जब कैश सेल्स के एंगेज में पैसे आ रहे हैं कैश तो डेबिट होगा लेकिन रेवेन्यू को भी आपने एट दैट टाइम रिकॉर्ड करना है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनता है जनाब, राइट ऑप्शन बनता है बी। MCQ number 14. A business has purchased machinery on credit. Which of the accounts mentioned below are affected by the transaction? जनाब हम जब मशीन परचेज करेंगे, एसेट परचेज करेंगे ऑन अकाउंट, दोनों इफेक्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं जनाब। एक तो मशीन का बैलेंस बिजनेस में बढ़ रहा है, एसेट्स हैं, एसेट का बैलेंस इंक्रीज हो तो उसको डेबिट करते हैं तो मशीन अकाउंट आपकी डेबिट हो जाएगी, आप क्रेडिट बेसिस पे उन्हें परचेज कर रहे हो, आपकी लायबिलिटी, आपका पेएबल अकाउंट जो है वो बढ़ रहा है, पेबल्स बढ़ेंगे उन्हें क्रेडिट करेंगे। तो कौन से दो अकाउंट्स इफेक्ट होंगे, एक तो मशीन अकाउंट इफेक्ट होगा, उसे डेबिट करेंगे, पेएबल्स को क्रेडिट करेंगे। तो जनाब कौन कौन से इफेक्ट्स हैं, एक तो इफेक्ट, अच्छा आप यहाँ पे देखिए पेएबल के साथ उसने स्पेसिफिकली एक राइट ऑप्शन हमने आइडेंटिफाई करना, अगर वो दो कहता तो मैं पेएबल्स और मशीनरी दोनों को लेती, लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया, पेएबल्स के साथ ट्रेड का वर्ड यूज किया है। और डू यू रिमेम्बर, यहाँ मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर पेएबल्स के साथ ट्रेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है मैंने पेएबल का मतलब मैंने पैसे तो देने हैं, क्यों देने हैं, बिकॉज ऑफ ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या है, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, मैंने उधार चीज खरीदी थी इसलिए पैसे देने हैं। तो अगर उधार चीज खरीदी थी, कौन सी चीज, जिसको मैंने बेचना था, इन्वेंट्री खरीदी थी बेचने के लिए, तो वो मैंने खरीदी थी उधार इसलिए पैसे देने, तो ऐसे पेएबल के साथ हम वो ट्रेड का लगा देते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कहीं पे भी आपने पैसे अदा करने हैं तो वो सिंपल पेएबल का टाइटल यूज होता है। तो वैसे तो दोनों अकाउंट्स आने चाहिए, सिंपल, पेएबल एंड मशीनरी, लेकिन इसमें से बेस्ट जो है ऑप्शन वो आपके पास मशीनरी है, सी ऑप्शन को टिक करोगे। MCQ number 15. A business has provided following information in the trial balance. तो जनाब इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस की तो दी हुई है, हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट की अमाउंट हमें फाइंड आउट करनी है जनाब। तो देखते हैं नॉन करंट एसेट्स कौन कौन से हैं। मशीनरी आपका नॉन करंट एसेट है, इक्विपमेंट भी आपका नॉन करंट एसेट है, रिसीवेबल करंट एसेट्स हैं, पेबल्स आपकी करंट लायबिलिटीज हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी करंट लायबिलिटी है, कैश एट बैंक आपका करंट एसेट है। तो आपके पास नॉन करंट एसेट्स दो ही हैं, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। इनकी अमाउंट को ऐड करें 150 120, या आपके पास 2,70,000 समथिंग बनेगा, दैट इज गिवन इन ऑप्शन
बी। MCQ number 16. A business buys machinery costing 1,20,000 and sell machinery costing 18,000 in the year. Opening balance of the machinery account is 80,000. What will be the balance brought down in the next period? उसने ये भी क्वेश्चन में बताया हमारे पास ईयर के स्टार्ट में कितनी मशीनरी थी, ओपनिंग बैलेंस कितना था, 80,000 का था। ओके जी, ड्यूरिंग द ईयर आपने मशीन परचेज की, कितने की एक 20 की, टोटल कितनी मशीन हो गई, 80,000 की मशीन पहले थी, 1,20,000 की हमने मजीद परचेज कर ली, टोटल मेरे पास 2 लाख की हो गई। ओके जी, अब 2 लाख की मशीन में से मशीन जिसकी कॉस्ट 18,000 थी वो बेच दी, तो बेटा जी जो बेच दी, जो खरीदी वो आपके पास आई उसको ऐड कर दो, जो बेची वो आपके पास से गई उसको माइनस कर दो। सो 200,000 में से हम 18,000 को माइनस करते हैं तो आपके पास 1,82,000 आ रहा है। 200,000 के टोटल में से जनाब हम 18,000 की जो मशीनरी बेची है वो माइनस कर देंगे, तो जनाब हमारे पास 1,82,000 क्लोजिंग बैलेंस है मशीन का। नेक्स्ट, company had a cash balance of 18,000 at the start of the month. During the month, following transactions occurred. Okay जी, मंथ के स्टार्ट में मेरे पास कितना कैश था वो बताया हुआ है और क्वेश्चन में रिक्वायर क्या किया हुआ है, व्हाट वाज द कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ। मंथ के एंड में कैश कितना होगा, तो भाई बहुत आसान है, आप ऑलरेडी देखो आपके पास कितना कैश है, जो आया है वो ऐड कर दो और जो कैश आपने पे किया है उसे माइनस कर दो। ओके जी, ऐसा ही करते हैं, कैलकुलेटर पकड़िए, आपके पास कितना कैश है उसको टाइप कर लीजिए। हमारे पास मंथ के स्टार्ट पे 18,000 का कैश था, लिख लिया। अब देखते हैं कहाँ कैश आ रहा है, जहां जहां से आ रहा होगा ऐड करेंगे, जहां जहां जा रहा है वहां से माइनस करेंगे। तो जनाब सेल्स ऑन क्रेडिट, हमने तो अभी उधार चीज बेची है, पैसे नहीं आए, ये आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कैश इन्वॉल्व नहीं है, लीव दैट। कैश फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, आपके कस्टमर से आपको पैसे आ रहे हैं, गुड, ऐड कर दीजिए। मैं 18,000 मेरे पास पहले थे, 49,000 मेरे कस्टमर ने दिए, मेरे पास 67,000 हो गए। अब परचेसेस ऑन क्रेडिट, चीज खरीदी, पैसे नहीं दिए, उधार खरीदी, पैसे नहीं गए, माइनस नहीं करेंगे, इस ट्रांजैक्शन को छोड़ देंगे। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का हमारे कैश अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं है। पेमेंट टू द ट्रेड पेएबल्स, आप अपने पेएबल्स को पैसे दे रहे हो, आपके पास से पैसे जा रहे हैं, ओके जी, माइनस कर दो 35,000 का। नाउ क्या पड़ा हुआ है आपके पास, कितना पड़ा हुआ है, आपका कैलकुलेटर क्या बता रहा है, मेरा भी वही बता रहा है कि जनाब नाउ एट द एंड ऑफ मंथ आई हैव 32,000 इन माय कैश अकाउंट, तो 32,000 इज द आंसर। नेक्स्ट में जनाब, accountant has inserted all the relevant figures into the trade payable account but has not yet balance of the account. पेबल का अकाउंट बना दिया, तमाम ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग कर दी, क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट नहीं किया। ये अब आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि कैसे फाइंड आउट करना है। देखो कौन सी साइड ग्रेटर है, मुझे क्रेडिट साइड ज्यादा लग रही है, उसका हम पहले टोटल करेंगे, 2,50,225 प्लस 3,25,010, टोटल आया मेरे पास 5,75,235। 5,75,235 का मेरे पास क्रेडिट टोटल है, डेबिट टोटल 1 लाख का है, क्रेडिट क्योंकि ज्यादा है इसलिए दोनों साइड पे मेंशन कर देंगे। और फिर शॉर्टर साइड की तरफ डिफरेंस लिखेंगे और डिफरेंस कितना आ रहा है, क्रेडिट के टोटल 5,75,235 में से माइनस कर देंगे 1,00,750, तो पेबल का क्लोजिंग बैलेंस है 47,4485। पेबल का क्लोजिंग बैलेंस है 47,4485, ये क्लोजिंग बैलेंस है बेटा जी, यही हमारा आंसर है। अब मैं भी थक गई रोजे के साथ, गला भी खुश्क हो गया, टाइम भी हो गया। ऑनवर्ड एमसीक्यूज बेटे आप कोशिश कीजिएगा, कल के लेक्चर से पहले जिन एमसीक्यूज में प्रॉब्लम होगा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, फिर हम ऑनवर्ड मूव करेंगे, ठीक है। अंटिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।